फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 का अनसॉल्व फिजिक्स का। ठीक है, तो आज मैं ये पूरा सेट आपको कराऊंगा। आप लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, मान के चलिए 4 घंटे लगेगा। आप लोगों को सभी को बने रहना है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं ये पूरा सेट फर्स्ट आपको एक ही क्लास में कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जुट जाते हैं। समय को ना इन्वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और बात कर लेते हैं। तुमको मैंने बता रखा है कि ये अनसॉल्व होगा। मैंने पूरा लिख दिया है कि क्लास 12th ये फिजिक्स का अनसॉल्व होगा। सेट फर्स्ट होगा। उस सेट फर्स्ट का नाम है आपके पास में जीए। जिसके पास में अनसॉल्व है वो ले करके बैठेंगे और ये सन 2022 होगा। कौन सा होगा? सन 2022 का अनसॉल्व होगा आपके पास में। तो हम समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। पहले का वाला क्वेश्चन पढ़ना। पहले का देखो, पहले के का में क्या लिखा हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तुमको दे दी गई है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये धारा का समीकरण दिया गया है और परिपथ के बीच प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया गया है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये दिया गया है। पूछा जाता है कि परिपथ में व्यय शक्ति होगी। व्यय शक्ति पूछी है तो एक फार्मूला याद रखना व्यय शक्ति का। व्यय शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला होता है VRMS इंटू में IRMS और इंटू में होता है cos फाई, जिसको हम कलांतर बोलते हैं। ये V वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर होता है। वेलोसिटी है ये करंट की, धारा की रूट मीन स्क्वायर। वेलोसिटी कहने का मतलब वर्ग माध्य मूल मान है। ये आपके पास में पूरा फार्मूला होता है। P बराबर, ये व्यय शक्ति का फार्मूला है, P बराबर VRMS IRMS इंटू में cos फाई। अब देखो, इन दोनों समीकरणों से आपको मान चाहिए। मान रखने के बाद में आपको बता देना है कि कितनी व्यय शक्ति आपके पास में आएगी। तो तुमको पता है कि VRMS बराबर फार्मूला होता है V0/√2 और IRMS जो होता है हमारे पास में संबंध होता है शिखर मान में और वर्ग माध्य मूल मान में ये संबंध होता है। ठीक है, अगर अब हम कलांतर की बात कर लें, कलांतर में देखो यहाँ से इनमें कला का अंतर देखो कितना है। तो फाई का मान यहाँ से निकाल लो। इनमें ये जो पूरा होता है ये कलांतर होता है। इसका ये कलांतर दिया गया, इसका ये कलांतर दिया गया। इसमें से इसको तुम्हें माइनस कर देना है। कलांतर, कला का अंतर ओमेगा टी में से माइनस का ओमेगा टी और प्लस का π/2, क्योंकि बाहर माइनस लगा इसलिए चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। तो ओमेगा टी खत्म हो जाएगा तो फाई का मान आ जाएगा π/2। ये सारे मान उठा करके आपको यहाँ रख देने हैं। P बराबर VRMS की जगह पे लिखोगे V0/√2, V0/√2। IRMS की जगह पे लिखोगे I0/√2 इंटू में cos फाई की जगह पे लिखोगे π/2 और π/2 का मान होता है 90, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, तो P बराबर V0/√2 इंटू में I0/√2 और इंटू में cos 90 0 हो जाएगा। पूरे समीकरण से गुणा कराओगे तो पूरा हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो व्यय शक्ति जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आपके पास में आ जाएगी। तो ये व्यय शक्ति हो गई। जो परिपथ में तुमसे पूछा था कि व्यय शक्ति कितनी है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि इस परिपथ में जो व्यय शक्ति है वो कितनी है? 0 है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये सवाल आपका हो गया। आपके में देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उसको टिक कर लेना है। फिर आ जाता है पहले का खा वाला। जो पहले का खा पार्ट दिया गया है उसमें बोल रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। बात को समझना थोड़ा। कह रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर ताप पर शुद्ध अर्धचालक की बात की है उसने, कि जो शुद्ध अर्धचालक है ये कैसा होगा। अब एक चीज बताओ, शुद्ध अर्धचालक की ही तो बात कर रहा है। एक चीज बताओ, ताप पर शुद्ध अर्धचालक, जब तुम पीएन संधि बनाते हो, कौन सी संधि? पीएन संधि बनाते हो, तो उस पीएन संधि में मुझे एक चीज बताओ, एक कम संयोजकता वाला सिलिकॉन लेते हो, इसकी 3 संयोजकता होती है। एक अपद्रव्य तुम एल्युमिनियम मिलाते हो जिसकी तुम्हारे पास में
5 संयोजकता होती है। ये कम से अर्धचालक होता है, ये ज़्यादा संयोजकता वाला तुम मिलाते हो। अब सोचो विचार करो कि ये अर्धचालक तुम्हारे पास में 3 संयोजकता वाला सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सब अर्धचालक हमारे पास में, कम संयोजकता वाला ये ज़्यादा संयोजकता वाला। 0 केल्विन ताप पर, ठीक है, अगर तुम इसको ताप नहीं दोगे, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे, तो ये जो अर्धचालक होगा ये विद्युत का रोधी होगा। क्या होगा? विद्युत का रोधी होगा। ऑप्शन में देखो दिया गया होगा, एक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। जब आप किसी 3 संयोजकता वाले अर्धचालक को किसी एन टाइप वाले क्रिस्टल में मिलाते हो, ठीक, उसके बाद में उसमें टेम्परेचर करते थे, गर्म करते थे उसको, लेकिन यहाँ पर आपको 0 केल्विन टेम्परेचर रखना है, आपको गर्म नहीं करना है। 0 केल्विन ताप पर उसने पूछा है, तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होगा वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, और कुचालक आपके ऑप्शन में है नहीं, तो आपको सीधे बता देना है विद्युत का रोधी। पहले के गा वाले में बात कर लेते हैं। ये दिया गया है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा। जो तरंग दैर्ध्य होगा आपके पास में, आपको सीधे फार्मूला याद कर लेना है कि 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे में √V। ये हमको बार बार ना बताना पड़े, ये आपको प्रूफ भी करवाया जाता है कि 12.27 बटे √V एंगस्ट्रॉम, जहाँ ये एंगस्ट्रॉम है ये तरंग दैर्ध्य होती है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, और ये V हमारे पास में वेलोसिटी होती है, विभव होता है हमारे पास में। अब फिर आ जाता है पहले के घा वाले पार्ट में। इसमें समझो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। अब एक चीज़ सोचो, कह रहा है कि परमाणु के अंदर, थोड़ी सी मेरी बात समझना, आप लोगों ने अल्फा कण का प्रकीर्णन पढ़ा होगा, अल्फा कण का प्रकीर्णन पढ़ा होगा। जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल तैयार किया था अल्फा कण का प्रकीर्णन, उनके 2 चेले गीगर और मार्सडर ने बताया था आपको कि अल्फा कण प्रकीर्णन क्या होते हैं। उसी में कह रहा है कि परमाणु के अंदर की बात कर रहा है। तो थोड़ा विचार करो कि ये एक तुम्हारे पास में परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। इस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिस पर धनावेश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ये धनावेश है, और बाहर कहीं पर तुम्हारे पास में कोई तुमने अल्फा कण लिया है, और उस अल्फा कण पर भी क्या होता है? धनावेश होता है। तो ये अल्फा कण एक आवेश प्लस का यहाँ पर है, और आपके पास में एक आवेश यहाँ पर है। यहाँ पर नाभिक का आवेश है, यहाँ पर अल्फा कण का आवेश है। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि प्लस का 2e है, और यहाँ पर प्लस का q है। अब सोचो जरा, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेश, ये 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर बंधे रहते हैं। तो एक जैसे आवेश तुम्हारे पास में है, जब हमारे पास में प्लस प्लस आवेश होता है तो वो प्रतिकर्षण करते हैं, और जब प्लस माइनस आवेश होता है तो वो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो एक जैसे आवेश तुम्हारे पास में है, तो ये एक दूसरे को कूलाम के बल से बांधे रखते हैं। किस बल से? कूलाम के बल से। तो इसी में ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया है, कूलाम बल। देखो लिखा है ऑप्शन में कूलाम बल, किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल के क्या होता है तुम्हारे पास में? अनुक्रमानुपाती होता है। याद है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर इक्वल टू F, ये होता है कूलाम का बल। तो यहाँ पर 2 आवेश ही तो थे, एक जैसे आवेश हैं, प्रतिकर्षित करें चाहे आकर्षित करें, ठीक है। तो कूलाम बल से अल्फा कण के प्रकीर्णन में एक परमाणु के अंदर एक अल्फा कण जो है वो कूलाम बल से बंधा रहता है। अंगा वाले की बात कर लेते हैं आगे लास्ट में। ये तुम्हारे पास में अंगा पूछा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति प्रास कितना होता है। तो आवृत्ति जो इसका परिसर होती है, आवृत्ति परिसर, ठीक है, ये कहीं नोट कर लेना, आपको आगे भी मिलेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी, नोट कर लीजिए आप लोग। 4 × 10⁴ से ये होती है 4 × 10⁴
4 से, ठीक है, लगभग 4 × 10 की घात 16 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति को माना जाता है, ठीक है। 6 × 10 की घात 16 हर्ट्ज तक ये इसकी आवृत्ति होती है। 4 × 10 की घात 4 से 6 × 10 की घात 16, ठीक, 6 × 10 की घात 16, 1 मिनट, नहीं 16 नहीं होती है, 10 होती है, ठीक है। 4 × 10 की घात 4 से 6 × 10 की घात 10 हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। ये याद रखना, ये इसका आवृत्ति रेंज परिसर है इसकी, ठीक है, ये इसकी रेंज होती आवृत्ति की। तो ऐसा तुम्हारे ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है, तो आप लोग इसे नोट बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखो लिखा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो ये आपको टिक कर देना है। अब आ जाओ 1 के चा में, पहले का चा वाला, इसमें बात कर लो थोड़ी सी। कहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। देखो 2 माध्यम है, एक तुम्हारे पास में वायु है और एक माध्यम तुम्हारे पास में जल है। तो जब एक प्रकाश किरण पुंज वायु से कहाँ प्रवेश कर रहा है, जल में प्रवेश करता है, वायु से जल में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहने का मतलब है कि कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं बदलेगी वो तुम्हारे पास में होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हम आवृत्ति। आवृत्ति, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा फार्मूला क्या, एक चीज़ देखो, अब क्या क्या परिवर्तित हो जाता है, आयाम बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, आयाम चेंज हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू होता है इक्वल टू सी लैम्डा होता है ना, यही तो तुमने पढ़ा है, सी इक्वल टू जो सी रहता है ऐसे, हाँ ये फार्मूला बना लो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यही तो रहता है। तो देखो प्रकाश की चाल है, लैम्डा है, दोनों बदलेंगी तुम्हारे पास में, तो इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है न्यू, ठीक है। तो ये जो न्यू है इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो जब भी हम किसी वायु से जल में प्रवेश करते हैं तो एक ही चीज़ ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होती है, वो होती है आवृत्ति। बाकी आयाम होगा, तरंग दैर्घ्य होगी, ये हर एक चीज़ आपकी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये थे पहले के का वाले सारे क्वेश्चन। पहले के पूरा पार्ट मेरे पास में जो भी 5 क्वेश्चन दिए गए थे वो पूरा मैंने तुमको बता दिया है। अब आ जाओ आगे, दूसरे पे आ जाते हैं बढ़ करके कि दूसरे में वो क्या बोल रहा है हमसे। मैंने कहा आप लोग सभी लोग बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा अनसॉल्व कराने वाले हैं आज। जो भी 3 से 4 घंटे जो भी टाइम लगेगा वो हम मैनेज करेंगे, कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या है, हो जाएगा तो सो फार सो गुड, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे के का में आ जाओ अब, ठीक। दूसरे का वाला दिया गया है कि एक अल्फा कण 15 × 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो अल्फा कण की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन को बहुत आसानी से। एक अल्फा कण न्यूटन प्रति कूलाम इनवर्स किसका मात्रक होता है, न्यूटन बटे कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ई बराबर तुमको दे रखा है 15 × 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तुमको बल बताना है कि इस पर कितना लगेगा। अब F बराबर फार्मूला होता है हमारे पास में QE, क्योंकि ये फार्मूला होता है E बराबर F बटे Q, ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल पर। एकांक आवेश पर जितना भी बल आरोपित किया जाता है वो उसका विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं बटे 1 मान करके तिरछी गुणा करके, तो F बराबर QE। अब एक चीज़ सोचो, आवेश दिया गया है, आवेश के लिए यहाँ पर अल्फा कण है और एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, तो 2E इंटू में E लिख देना है तुम्हें। तो F बराबर 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2.6 × 10 की घात -19 और E का मान तुमको दिया गया है 15 × 10 की घात 4। तो F बराबर गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, गुणे में 1.6, गुणे में 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा। तो F बराबर 16 0 0 16 3 48, एक संख्या बाद दशमलव लगाना है, गुणे 10 की घात -15, और तुमको पता है इसको हम सार्थक अंक में लिखते हैं तो 4.8 × 10 की घात -14 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है,
न्यूटन। ये था क्वेश्चन आपके पास में दूसरे का वाला, नोट कर लेंगे। बेहतरीन सवाल है आपके पास में, मज़ा भी आएगा, बस आपको मेरे साथ में बने रहना है। ये था दूसरे का वाला पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे के खा में, ठीक है। दूसरे का खा वाला समझो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, ठीक। क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है। तो विद्युत फ्लक्स को सभी को पता है कि इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स होता हमारे पास में, तो हम चुंबकीय फ्लक्स को काहे से डिनोट करते हैं, यहाँ पर फाई बी लिख देते हैं यहाँ करके। फार्मूला हमारे पास में होता है फाई ई इक्वल टू समेसन ऑफ ई इंटू में डी ए। जो भी क्षेत्रफल हमारे पास में होता है जब हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा बनता है आकर के फाई ई। ये बनता है फार्मूला विद्युत फ्लक्स का, जहाँ पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ए हमारे पास में जो भी क्षेत्रफल होता है। अब इसकी परिभाषा को थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैसे तुमको परिभाषा लिखनी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब इसके बात आती है इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है। तो परिभाषा सभी लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, ठीक है। कि एक कैसा भी पृष्ठ तुमको बना लेना है, इस पृष्ठ कुछ भी ना कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होगा। इससे जितने भी वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या अभिलंबवत गुजरती है, ठीक है, जितनी भी इससे संख्या गुजरेगी आकर के इसके काल्पनिक पृष्ठ से, जितने भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है उसकी माप को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक तुम्हारे पास में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये मात्रक इसका होता है, ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या अथवा में इसका एक और मात्रक होता है, इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो परिभाषा याद रखना है सभी को कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाले जितने भी अभिलंबवत गुजर रही हैं, ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या के मान को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर समेसन में ई इंटू में डी ए। फाई ई ये हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है अपने पास में, इसको लिख लेना है। इसका मात्रक पूछा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या हम बोलते हैं इसको वोल्ट मीटर। ये था तुम्हारे पास में इसकी परिभाषा। किसको किसको समझ में आ गई है। अब आ जाओ दूसरे के गा पे। ये दूसरे का खा था, ठीक है। जो परिभाषाएं हैं देखो हम बोल देते हैं मुँह से, लिखना है तो लिख लेना, समझा भी देते हैं तुमको, ठीक। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखो दूसरे का गा वाला, उसने क्या कहा है। दूसरे का गा वाला पार्ट, ठीक है। उसने बोला है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं कि ओमीय परिपथ क्या होते हैं तुम्हारे पास में, ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों। तो ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ से जब हम R का मान निकालते हैं तो V अपान में I आता है। इसके लिए कहा है कि एक ग्राफ बनाओ, तो ये वोल्टेज का है, ये धारा है और ये अनुक्रमानुपाती है। जितना तुम वोल्टेज बढ़ाओगे उतने तुम्हारे पास में धारा बढ़ेगी, जितना तुम धारा को कम करोगे उतने तुम्हारे पास में वोल्टेज भी कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा करके। ये वोल्टेज है, ये धारा, एक सीधी सरल रेखा आपको मिलेगी, ठीक है। अब बात आ जाती है अनओमीय परिपथ की, अनओमीय परिपथ की, ठीक है। परिपथ बोल दें या प्रतिरोध बोल दें, तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनओमीय
प्रतिरोध कहते हैं। इनके बीच की अगर हम बात करते हैं आकर के, तो फार्मूला होता है कि डेल आर, बस ओम के नियम का ये पालन नहीं करते हैं आकर के, वही चीज़ तुम्हारे पास में है वी आई बटे में डेल आई। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुमको निकालना बनाना होता है, ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये धारा तुम्हारे पास में इधर धारा है, इधर वोल्टेज को तुम गेन करोगे आकर के, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आकर के। ठीक, कैसा ग्राफ बनेगा? तो ओमीय प्रतिरोध में ये ग्राफ रहेगा, अनोमीय प्रतिरोध में ये वाला ग्राफ रहेगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? जिस जिसको समझ में आ गई है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लेना, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेगा तुमसे कि ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और तुम्हारे पास में ग्राफ घा वाला देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को, ठीक है, गतिज ऊर्जा के रूप में आपको क्या करना है? व्युत्पत्ति करना है गतिज ऊर्जा के पदों में। मतलब दे ब्रॉगली लैम्डा भी होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी के भी होनी चाहिए। इसको आपको परिवर्तित कर देना। देखो, तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए, दे ब्रॉगली जैसे मैं करा रहा हूं वैसे तुमको करके आना है। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए, अब दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होती है, लैम्डा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेग के। काहे के होता है? संवेग के। ये जो P है इसको हम संवेग बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम संवेग कहते हैं। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। लैम्डा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? संवेग के। व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और यहाँ से जब व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम बोलते हैं H, और वो कांस्टेंट H जो होता है वो एक प्लांक नियतांक होता है। लैम्डा बराबर H बटे में P। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतनी बात ये हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात किसको समझ में आ गई? अब इसको तुम्हें गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिखना है। मान लो कि माना कण की गतिज ऊर्जा मान लेते हैं हम कि जो हमारे पास में कण है उसकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किस किस को पता है? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये किस किस को आता है? जिस जिसको आता है वो बताएंगे। एक काम करना, इसको m से ऊपर गुणा करो और m से नीचे भाग कर दो। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ो। 1/2 m से m की गुणा करोगे तो m स्क्वायर होगा, v स्क्वायर होगा, बटे में m आएगा। K बराबर यहाँ से हम 1/2 m, और जो ये mv लिखा है इसको ऐसे लेकर के इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब बताओ, संवेग तुम्हारे पास में होता क्या है? P बराबर क्या होता है? mv। तो जहाँ पर mv लिखा है उसकी जगह क्या लिखोगे? P लिखोगे। तो K बराबर mv की जगह तुम्हें P लिखना है, तो ये P का स्क्वायर होगा बटे में 2m ये होगा हमारे पास में। यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो P स्क्वायर इक्वल टू 2m K होगा तुम्हारे पास में। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालते हैं तो √2m K, इसको मान लो सेकंड नंबर। यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताएगा हमको। P बराबर √2m K, नीचे तक दिख रहा है ना? दिख रहा है सभी को। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, ये मत समझना कि 1 नंबर का है तो हम इसको छोड़ करके आ जाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 से तुमने निकाला था कि लैम्डा बराबर होता है H बटे में P। तो लैम्डा बराबर H बटे में P, और P की वैल्यू तुम निकाल चुके हो √2m K, यही तो तुमने निकाली है। तो ये लैम्डा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। यही कह रहा था कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा में आपको एक संबंध बताना था, और वो यही संबंध है लैम्डा बराबर H बटे में √2m K। किस किस को समझ में आ गई ये वाली बात? बस यही हो गया आपके पास में सवाल। अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे के अंगा वाले में, देखते हैं क्या है।
कह रहा है दूसरे का अंगा वाला, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब सोचो थोड़ा सा, एक उत्तल लेंस है। पहली चीज़ तो जितना सवाल पहले दिया गया उतना समझो। एक उत्तल लेंस दिया गया है तुम्हें, कह रहा है एक उत्तल लेंस है, ठीक है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखो एक ये वाला पृष्ठ है, ये भी उत्तल है, एक ये वाला पृष्ठ है, ये भी उत्तल है। दोनों का उत्तल लेंस दे रखा है। दोनों की त्रिज्याएं R1 और R2 तुमको पता होनी चाहिए। तो जो भी डाटा गिवन है वो लिख लो कि जो R1 का मान है वो भी तुम्हारे पास में कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक R2 का मान तुम्हें दे रखा है वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बस इस यहाँ पर ध्यान रखना, एक को पॉजिटिव लेना, एक को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसकी वक्रता त्रिज्या निकालोगे तो कहीं इधर आएगी और इसकी वक्रता त्रिज्या निकालोगे तो कहीं इधर आएगी। इधर एक का R2 इधर आ जाएगा, R1 इधर आ जाएगा। तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो जिधर जाती है उधर प्लस लेते हैं, जिसके विपरीत में हम माइनस लेते हैं। तो इस वाले पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 है तो R1 का मान प्लस, क्योंकि प्लस की तरफ पड़ रहा है। इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए त्रिज्या इधर R2 है तो R2 का मान हम लेंगे माइनस में लेंगे। फोकस दूरी तुमको नहीं दे रखी है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5। तुमको कह रहा है कि फोकस दूरी पहले तो बताओ कितनी होगी। फोकस दूरी के लिए फार्मूला तुमने पढ़ा होगा 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला पढ़ा है। तो 1/f तुमको निकालना है। n का मान तुम्हारे पास में है 1.5 -1 1/r1, r1 का मान है 20, ये -1/r2 का मान है -20। ये हो गया आपके पास में। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको चल करके। तो ये हो गया 1/f बराबर में 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 बचेगा गुणे। अब देखो यहाँ से ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 1 2 हो जाएगा। सीधे मैं लिख रहा हूँ 2/20। 2 से काटेंगे तो 10 पे कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा। पलट देंगे, इधर पलट दो इधर पलट दो तो f का मान जो आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये तो इतनी बात हुई। यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा था कि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। उसके आगे पढ़ो क्वेश्चन को। उसने क्या कहा है कि यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए। जो तुम्हारे पास में चित्र था, जो ये चित्र था ये वाला, ये तुमको एक लेंस दिया गया था, ये A और B कह रहा था यदि इसको हम AB के अनुदिश काट देते हैं तो सोचो जब इसको बीच से काट दोगे तो एक पार्ट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, एक पार्ट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ये इधर वाला पार्ट हो गया। एक पार्ट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ये इधर वाला पार्ट हो गया। इसको जब हम AB के अनुदिश काट देंगे आकर के, आगे जो बात कर रहा है, तो ये वाला तुम्हारे पास में उत्तल लेंस और ये वाला तुम्हारे पास में समतल लेंस, समतल लेंस। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे समतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस पढ़ेंगे? समतलोत्तल लेंस। ऐसा पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, ऐसे लेंस को हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब इसमें तुमको दे रखा है, जो भी दे रखा है, AB के अनुदिश तुमने काट दिया तो उत्तल लेंस की त्रिज्या और समतल लेंस की त्रिज्या, तो समतल लेंस की जो त्रिज्या होगी वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि समतल लेंस में कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। लेकिन R2 का मान तुमको पता है कि -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये है तुम्हारे पास में, इसकी त्रिज्या इधर आएगी और इधर वाला साइड काहे में था? माइनस में था। अपवर्तनांक वही है 1.5। निकालना तुमको फोकस दूरी, फार्मूला वही लगाएंगे हम, n-1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f ही निकालना है, n की जगह वही रखना है, -1 1/r1 की जगह इनफाइनाइट, -1/r2 की जगह पर -20। तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 गुणे 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। पॉइंट काटोगे 0 बढ़ जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो प्रत्येक तल की फोकस दूरी तुमसे पूछ रहा था, तो ये f' निकल के इसको f' मान लेना। ठीक है, ये पहले था तुम्हारे पास में फोकस दूरी, अब ये पूछ रहा था 40 सेंटीमीटर बाद में, कि जब उसको हम AB के अनुदिश काट देते हैं। अब बताओ ये चीज़ किसको समझ में आ गई है? ठीक, ये हो गया आपके पास में दूसरे का
अंगा वाला। अब इसी में आ जाता है चा वाला। थोड़ा चा वाले की बात कर लेते हैं। पहली बार सवाल देख रहे होगे, अब जो चा वाला होगा तुम्हारे पास में, पढ़े तो तुम खूब होगे बट लगवाया नहीं गया होगा तुमको इस टाइप का सवाल। ठीक, अभी देखना कितनी धड़ल्ले से होता है। इसको नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं हट जाता हूँ। तो आगे मैं क्या बोल रहा था कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, फिर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का। कोणीय संवेग NH/2π, यही तो कोणीय संवेग होता है एक इलेक्ट्रॉन का। दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपको दे रखा है, तो जो भी तुम्हें दे रखा है सबसे पहले वो लिखो। तुम्हें En का मान दे रखा है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखी है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, तो हमको जो निकालना है वो अभी हम निकाल लेंगे। उसके बाद में देखो दिया गया है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये भी En का मान तुमको दे रखा है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक, अब देखो यहाँ से En दोनों से बराबर है। ठीक है, तो किसी En का मान रख करके हम काम चला लेते हैं। इस En की जगह पे ये रख दो आ करके इससे, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -13.6/n²। इस n² को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो n² बराबर -13.6/-3.4। माइनस से माइनस काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 34 से इसको काट देंगे तो 4 पे कट जाएगा। 4 जग 16 और 4 3 12 1 13। ठीक, तो n² बराबर में आपका 4 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। अब कोणीय संवेग मैंने अभी तुमको बताया कि कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है। कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर भाई साहब ने हमारे बताया था। यहाँ पे n की वैल्यू है 2, h प्लांक नियतांक है, ये आपको याद रखना है 6.6 × 10⁻⁻34 बटे में 2 × में 3.14 पाई। ठीक है, तो 66 दूना हम अगर 2 से 2 ऐसे निपटा दो तो 6.6 बटे में 3.14 × 10⁻⁻34 और इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेशन के बाद में आपके पास में आ जाएगा 2.0 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये कोणीय संवेग आपका निकल के आएगा। यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को? ये कोणीय संवेग आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था आपके पास में दूसरे का चा वाला। तो दूसरे के पार्ट सारे खत्म हो गए। फिर आ जाता है तीसरे का वाला। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके खत्म हो गए हैं कि क्या क्या करना था आपको। अब आगे देखो, तीसरे के का वाले में पूछा है रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ठीक, तो ये वाला हम अभी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। का वाले क्वेश्चन पे थे। हाँ, अब वो मैंने करा दिए थे, दूसरे के पूरे पार्ट करा दिए थे, दूसरे का चा वाला भी मैंने करा दिया था। आज आपको बताना है तीसरे का वाला पार्ट। ठीक है, आज क्या फिर से बताना है उसी को, तीसरे के का वाले पार्ट में आ जाओ। अब इसमें देखो, ये खंड सा मतलब 2 तुम्हारे खंड हो चुके थे। खंड आ हो गया, खंड बा हो गया और खंड सा पे। इसमें पूछा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ये बात उसने कही है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण का तुमको निष्कर्ष बताने हैं। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का अल्फा कण प्रकीर्णन पूरी बात को तुम्हें समझना है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है। तुम्हारे पास में हम पूरा तुम्हें समझा रहे हैं। तो तुम्हें ये तो पता है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था उसमें के उनके 2 चेले थे, गीगर और मार्सडन। रदरफोर्ड का अल्फा कण जो प्रकीर्णन था, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन में किसने प्रयोग किया था? कौन बताएगा?
बताओ कमेंट में जल्दी से, किसने प्रयोग किया था इसका? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग इनके दो चेले थे, एक तो गीगर और एक मार्सडन। ठीक है, गीगर और मार्सडन ने प्रयोग किया था। गीगर मार्सडन इनके दो चेले थे, गीगर तथा मार्सडन। अब समझना है तुम्हें थोड़ा सा, इसके प्रयोग को समझ लीजिए, बाकी आप निष्कर्ष तो ऑटोमेटिक लिख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रदरफोर्ड के जो चेले थे गीगर और मार्सडन, यहाँ पर एक अल्फा कण लिया था, अल्फा कण, इसको हम रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, तुम्हें पता है कि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम पता है तुम्हें, 2He4। इस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाए तो बचते हैं हमारे पास में प्रोटॉन, इसी को हम बोलते हैं अल्फा कण। ठीक है, यही होता है हमारे पास में अल्फा कण। अब इस पर देखो, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, अगर हम अल्फा कण ले लेते हैं तो 2 प्रोटॉन के बराबर इस पर आवेश होता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, इसको एक प्रायोगिक व्यवस्था थोड़ा समझ लेना, इसको ऐसे बंद कर लेना तुम्हें, एक प्रायोगिक व्यवस्था इसको तुम्हें समझनी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक सोने की चद्दर ली थी। काहे की चद्दर ली? सोने की चद्दर को पीट पीट करके उन्होंने इतना उसको चपटा कर दिया कि उसके और भी खंड किए ना किए जाए, मतलब अविभाज्य टुकड़े और भी ना किए जा सके, मतलब सोने की चद्दर थी। ये सोने की एक पतली चद्दर इन्होंने ली थी, सोने की पतली चद्दर। ठीक है, चद्दर ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन्होंने एक सोने की पतली चद्दर ली थी, सोने की पतली पत्ती, जिसको हम छोटा सा एक सोने का टुकड़ा ले लो। कि देखो इन्होंने, अब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर सोने की ही पन्नी क्यों ली, चांदी ले सकते थे, ठीक है, कुछ और ले सकते थे, तो सोने की ही क्यों ली? तो सोने की इसलिए ली थी कि सोने को तुम चाहे जितने से जितना छोटा सा भी, कहते छोटे से छोटा पीट करके तुम उसे चाहे, देखा नहीं सोने चांदी के आभूषण बहुत छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, तो उसको आप चाहे जितना पीट दीजिए, चाहे जितना पीट दीजिए, वो एक परत टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होता है आकर के। तो इसीलिए सोने की पतली सोने की पतली चद्दर ली थी तुम्हारे पास में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कराया था, इस अल्फा कण की इस पर बमबारी कराई थी। क्या कराया था? अल्फा कण की बमबारी कराया था, और इसके पीछे में एक प्लेट लगा करके इन्होंने रख दी थी, फोटोक्रोमिक प्लेट। ये एक पीछे इसके क्या रखी थी? फोटोक्रोमिक प्लेट रखी गई थी। फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। सारी बात अभी यहाँ से समझ जाओगे, तुमको निष्कर्ष निकल जाएंगे। बस एक चीज़ ये समझ जाओ कि ये होता क्या है एक बार में, कि ये जो रदरफोर्ड का प्रायोगिक व्यवस्था थी, जिसको गीगर तथा मार्सडन ने किया था, आप समझ गए एक बार तो ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं आकर के। ठीक है, यहाँ पर एक व्यवस्था और कर ली थी कि जिससे कि इनके और भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ना जाने पाए, और एक पीछे भी पन्नी लगा रखी थी इन्होंने, इसको पूरे बंद कर लिया था। ठीक है, एक पूरा बंद कर लिया था। अब यहाँ से जब इन्होंने अल्फा कण की बमबारी कराई थी, क्या कराई थी? अल्फा कण की बमबारी। तो ये अल्फा कण ऐसे ऐसे जाते थे, इस पर अल्फा कण ऐसे ऐसे डाले गए थे। ये अल्फा कण की यहाँ पर इन्होंने ऐसे बमबारी कराई थी, ये चीज़ ऐसे। अब इन्होंने देखा गया था कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे लगभग यहाँ पर बहुत सारे इनको देखने को मिले थे छिद्र, बहुत सारे यहाँ पर निशान बन जाते थे। जो भी अल्फा कण यहाँ से डाला जाता था उसके निशान इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ जाते थे। कुछ निशान इनको यहाँ पर देखने को मिले, कुछ निशान इनको यहाँ पर देखने को मिले। अब एक ऐसा इसमें इन्होंने देखा, एक ऐसा प्रयोग था कि एक इसके पीछे जो प्लेट लगी थी उस पर भी इनको निशान देखने को मिला। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा ये क्या हो रहा है। तो एक चीज़ विचार करो कि जैसे एक कमरा है बहुत बड़ा, क्या है? कमरा बहुत बड़ा है, और उस कमरे में हम मान लो हम खड़े हुए हैं। एक कमरा है, एक कमरे का दरवाज़ा ओपन है, ठीक है, और कमरे के बीच में हम खड़े हुए हैं। अब कमरे के बाहर 50 लोगों को भेजा जाए, कमरे से बाहर से 50 लोगों को अंदर भेजा जाए, हम बीच में खड़े हैं, तो वो 50 लोग जो हमारे साइड से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? किनारे से जा रहे हैं, वो तो सीधे चले जाएंगे। ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल हमारे सामने आ रहा होगा, बिल्कुल हमारे सामने आ रहा होगा, उसको हम पीछे बैक कर देंगे। क्या करेंगे? पीछे बैक करेंगे, और कुछ उस पर 90 डिग्री पे क्या हो गए थे? रोटेट हो गए थे। तो ये कंडीशन थी अल्फा कण के, गीगर मार्सडन का प्रायोगिक व्यवस्था थी कि यहाँ पर कुछ कण जो ऐसे निकल जा रहे थे,
अधिकांश, जो बिल्कुल मतलब यहाँ पर एक धनावेश ये प्लस, इससे उन्होंने बाद में पता किया था रदरफोर्ड ने कि अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस अल्फा कण से जब इस पर सोने की चद्दर पर बमबारी कराई तो देखा कि जो एक कण बिल्कुल इसके सामने आ रहा था वो बैक हो करके, मतलब किसी किताब में 20,000 लिखा होगा, किसी किताब में 12,000 लिखा होगा, तो 20,000 या 12,000 में से एक कण ऐसा था जो बिल्कुल इसके सामने आ रहा था और वो पीछे बैक होकर के यहाँ पर देखने को मिला था। इससे पता चला था अब इसको डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर होगा कौन? तुम्हें पता है अल्फा कण पर धनावेश होता है और यहाँ पर भी धनावेश प्लस ही प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर पता किया था जो नाभिक था, इसको हम नाभिक बोलते हैं, इसीलिए गीगर और मार्सडन के प्रयोग में पता चला था कि नाभिक पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस था, अल्फा कण भी प्लस था, यहाँ से अल्फा कण आ रहा था, इस अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रहा था, तो मतलब यहाँ से पता कर लिया था कि नाभिक में जो होता है वो समस्त धनावेश होता है। और जो भी बाकी बचे थे वो आसपास ऐसे निकल जा रहे थे, ऐसे यहाँ से अल्फा कण निकल जा रहे थे। ये थी उनकी प्रायोगिक व्यवस्था। अब इसमें तुम्हें लिखना था कि इनके निष्कर्ष क्या थे, कि इन्होंने कैसे क्या मतलब प्रयोग किया, इनके निष्कर्ष क्या थे, ये आपको समझाना था वहाँ पर। ठीक है, तो निष्कर्ष समझाना था, तो निष्कर्ष में हम आपको लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अब देखो वही बात आ गई कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, इसको हम गीगर तथा मार्सडन के उपयोग में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एक साइड में आपको प्रेक्षण और एक साइड में आपको निष्कर्ष, दोनों बातें आपको बता देनी है। ठीक है, ये आपको फिगर बनाना है, उसमें एक साइड में आपको प्रेक्षण लिखने हैं कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई, क्योंकि जब इन्होंने अल्फा कण की बमबारी की थी तो सबसे ज़्यादा इनको यहाँ पर निशान देखने को मिले थे, अधिकांश यहाँ पर इनको निशान देखने को मिले थे। तो पहला प्रयोग प्रेक्षण इन्होंने यही किया कि अधिकांश अल्फा किरणें क्या हो गई, सीधी निकल गई। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये उसका निष्कर्ष लिखा है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है। इससे ये निष्कर्ष निकला। अब इनका दूसरा वाला समझो। दूसरा तुम्हारे पास में क्या था कि कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। कुछ अल्फा किरणें जो यहाँ से इसके पास में आ रही थी, जहाँ पे धनावेश था तो इसके पास में आकर के यूँ विक्षेपित हो जा रही थी। जो बिल्कुल पास में आ रही थी वो बिल्कुल ऐसे इसको भगा देता था। कुछ किरणें ऐसे जा रही थी, जो बिल्कुल पास से आती थी वो बिल्कुल ऐसे विक्षेपित हो जा रही थी। ठीक, तो यही कहा गया कि कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। तो यहाँ से निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है, ये निष्कर्ष निकला। तीसरे पॉइंट में समझो कि 20,000 में से एक किरण वापस लौट आई, मतलब जब यहाँ से उन्होंने 20,000 किरणें डाली तो उनमें से एक किरण उनको कहीं पीछे निशान देखने को मिला। तो इससे उन्होंने पूरा अनुमान लगा लिया तीसरे निष्कर्ष में कि परमाणु में धनावेशित भाग अति सूक्ष्म होता है, क्योंकि 20,000 जब किरणें डाली तो उसमें से एक ही किरण क्या आ गई, वापस लौट आई। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया तीसरे का वाला। अब बात आती है तीसरे के खा वाले में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब तीसरे का ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे का किसमें प्रेक्षण क्या थे, निष्कर्ष क्या था आपके पास में। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा तीसरे के खा वाले में। तीसरे का खा वाला क्वेश्चन देखो आपके पास में लिखा है। तीसरे का खा ये क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। यहाँ पर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में लिखना है। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ। देखो समझो क्वेश्चन को मैंने लिख दिया यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कह रहा था विशेषताएं बताओ क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं आपको याद रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में परिवर्तन साथ साथ होता है। जो वैद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा, इन दोनों में परिवर्तन क्या होता है, साथ साथ होता है। फिर क्या है कि इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दो प्रकार की तरंगें पढ़ी होगी, एक अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्ध्य तरंगे, जो साउंड में होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तरंगों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी। हमेशा ध्यान रखना
वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि आगे चल करके आपको अनसॉल्व में पूछेगा तो वहाँ आपको बताना होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि उनकी अनुप्रस्थ होती हैं ये तरंगे। अब इसी में तुमसे पूछा था कि ग्राफ बनाकर समझाइए, यही तो कह रहा था कि तुमसे क्वेश्चन ने कहा है कि इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव तुमको दिखाने हैं कि क्या होते हैं हमारे पास में। तो बहुत आसान है इनका आरेख, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे हर एक साल मतलब पूछा ही जाता है। 4 नंबर का इस लेसन से आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से 4 नंबर का आपके पास में आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। लॉन्ग में और एक में ये हर बार हर सेट में तुमको मिलेगा, तो वहाँ मैं बार बार नहीं कराऊंगा, एक बार मैं तुम्हें कराए दे रहा हूँ। अब समझो यहाँ पर हमारे पास में लंबवत, देखो पहली चीज़ जो चुंबकीय तरंग और वैद्युत क्षेत्र तरंग ये दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इतनी बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये आगे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हमारे पास में जेड अक्ष, ये जेड अक्ष होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये ध्यान रखना है तुमको कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ऊपर वाली चीज़ को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं और नीचे वाली चीज़ को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारे पास में, इसको तुम बी से डिनोट करते हो और इसको तुम ई से डिनोट करते हो। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये आगे मैंने एक्स बनाया है, तो अब ये कोई लोग बताओ कि ये एक्स क्या है, ठीक। हमेशा ऐसे ध्यान रखा करो, एक हाथ ऊपर ऐसे कर लो, एक हाथ ऐसे कर लो। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलो ऐसे, ठीक है। तो आगे चलोगे तो ये संचरण की दिशा है उनकी, ठीक है। ये और ये ऐसे आगे चलना है मुझे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तरंग संचरण की दिशा आगे, बस ये होती है इनके तरंग संचरण की दिशा। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आगे इनका ऐसे तरंग संचरण होता है, ठीक है। ऐसे ये तरंग संचरित होती हैं, ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी तुम्हारे पास में। तो ये होती है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। हमेशा ध्यान रखना, ये वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये इनके तरंग संचरण की दिशा होती है। ये एक दूसरे के हमेशा लंबवत ही होती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, 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 ये वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे इनके तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आगे की तरफ बढ़ने की दिशा जो होती है ये तरंग संचरण की दिशा होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। मैंने आपको 3 विशेषताएं बताई हैं। फिर उसने पूछा था कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अवयव बताइए और उनके तरंग संचरण की दिशा के लिए किरण आरेख बनाइए। तो ये है उनके किरण आरेख का दर्शाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे के गा वाले पे। इसको हम इरेज कर देते हैं, यही बात होती है स्मार्ट बोर्ड की। अब नहीं है वरना भी खटाक से आगे स्लाइड कर देते, ठीक है। बट अगर तुम लोगों का साथ रहेगा तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी होगा। तीसरे का गा वाला बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे, थोड़ा ध्यान देना। कांटेदार न्यूमेरिकल है, लगाया नहीं होगा अभी तक, ठीक है। जिसने लगाया है उसके लिए तो बढ़िया है। कह रहा है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। पहली चीज़, कोई प्रकाश स्रोत हैं 2 तुम्हारे पास में, उनके मध्य में दूरी जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है। समझो, हम फिगर बना रहे हैं, पहले फिगर को समझो। जब फिगर समझ जाओगे तभी तुम समझ पाओगे। एक तुम्हारे पास में प्रकाश स्रोत P1 मान लेते हैं, एक तुम्हारे पास प्रकाश स्रोत P2 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। एक प्रकाश स्रोत P1, एक प्रकाश स्रोत P2, इन दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो तुम्हें दी गई है वो 9 सेंटीमीटर की दी गई है। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। मतलब उस उत्तल लेंस को आपको इन दोनों के बीच में कहाँ रखना है कि इनका प्रतिबिंब जो है वो एक ही बिंदु पर बनना चाहिए, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो पहले जो 2 प्रकाश स्रोत थे उनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर थी, ठीक है। हमें पता नहीं है कि हम इस उत्तल लेंस को कहाँ रखें, तो हम मान लेते हैं कि इस उत्तल लेंस को हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है।
ये पहला प्रकाश स्रोत था, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं इनके बीच की। अब यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करेंगे तो 24 माइनस x हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास में दिमाग होना भी चाहिए कि ये जो दूरी होगी वो 24 माइनस x होगी दूसरे प्रकाश स्रोत की। अब पहले जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे तुमको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम जब बनाओगे तो तुम्हें पता है कि ये लेंस हमारे पास में है, ये प्रकाशित स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, ये ऐसे प्रकाश की किरण चलती है तुम्हारे पास में, सभी को पता है जो भी प्रकाश की किरण आएगी तो ये तुम्हारे पास में द्वितीय फोकस, ये फोकस से होकर के गुजरती है, यही तो होता है तुम्हारे पास में। अब यहाँ ये दूसरा प्रकाश स्रोत है, तो इस दूसरे प्रकाश स्रोत से भी प्रकाश की किरण ऐसे ही जाएगी, यहाँ से ये ऐसे सीधी चली जाएगी, कहीं जाएगी, तो इस प्रकाश किरण को तुम्हें पीछे बढ़ा करके ले जाना है। कहाँ पे बढ़ा करके ले जाना है, पीछे बढ़ा करके ले जाना है तुमको प्रकाश स्रोत को, ठीक है। एक प्रकाश की किरण तुम्हारी ये होगी, इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी और इसकी भी तुमको कुछ इमेज ऐसे एक ही बिंदु पर बना देनी है, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर आई पर बनेगी आकर के। ये दूसरा प्रकाश स्रोत था तुम्हारे पास में। एक P1 प्रकाश स्रोत है, एक P2 प्रकाश स्रोत है, इनके बीच की दूरी 24 माइनस x, इनके बीच की x, टोटल दूरी 24 सेंटीमीटर है। ये दोनों की इमेज तुम्हारे पास में आई सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, ठीक है। तो जो लेंस है वहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को हम मान लेते हैं कि y है, क्योंकि हमें पता नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फोकस दूरी तुम्हें दिया गया है। अब देखो सबसे पहले हम इस P1 के लिए बात करते हैं, जो प्रकाश स्रोत है P1 के लिए निकाल लें, फिर P2 के निकाल लें, फिर दोनों के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। अपना काम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी तुमको दी गई है, तो पहले हम P1 के लिए निकालते हैं, ठीक। किसके लिए निकाल लेंगे, P1 के लिए। तो P1 के लिए, P1 के लिए, तो P1 के लिए अगर हम वस्तु की दूरी पूछे तो ये लेंस है, ये वस्तु की दूरी, तो u का मान कितना आपके लिए, x सेंटीमीटर। तो u का मान है x सेंटीमीटर। u का मान काहे में होता है, माइनस में होता है, सभी को पता है। अगर हम v की बात करें तो v तुमको पता है इसकी भी इमेज एक ही वस्तु पर एक ही जगह बन रही है। जो ये इमेज है वो भी यहाँ बन रही है और जो इसकी इमेज है वो भी यहीं पर बन रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इमेज कितनी हमारे पास में है, y सेंटीमीटर। और तुमको पता है कि प्रकाश की किरण इधर से आगे की ओर जा रही है, तो ये सिरा प्लस का, पीछे का सिरा काहे में होगा, माइनस का होगा। तो u बराबर माइनस का x, v बराबर में y, और f तुमको दिया गया है कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फार्मूला तुम सभी को पता होगा, 1/f बराबर, लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f 9 है, 1/v y है और माइनस 1/u माइनस का x है। तो ये 1/9 इक्वल टू 1/y, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 1/x आ जाएगा। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, ज़रा हमको कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ से 1/y का मान निकाल लो, आगे चल के तुम्हारा काम आ जाएगा। तो 1/y का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो 1/9 माइनस का 1/x, और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना करके मैंने छोड़ दी। अब आगे हम बात करते हैं P2 के लिए। किसके लिए बात करेंगे, P2 के लिए। तो यहीं आगे हम लिखते हैं, ये पहला प्रकाश स्रोत हो गया। अब इस P2 प्रकाश स्रोत के लिए बात करना है, P2 के लिए। अब तुम सभी लोग कमेंट में जल्दी से लिख करके बताओ कि यहाँ से u का मान कितना होगा, v का मान कितना होगा, f का मान कितना होगा। तो इस P2 के लिए अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु कितनी होगी, यहाँ से लेकर के ये लेंस है, ये P2 है, तो इसके बीच की दूरी ये है 24 माइनस x, गुड, 24 माइनस x सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तुमको पता है कि दूरी हमेशा काहे में होती है, माइनस में होती है। अब अगर हम v की बात करें, v जो हमारे पास में होगा इमेज, तो इमेज तो यहीं से लेकर के यहाँ तक ही तो इमेज है, इसकी भी इमेज तो यहीं बन रही है, तो लेंस तो यहीं पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y होगी। अब ये इसके लिए माइनस में दूरी होगी, ठीक है। अब f का तो मान उतना ही दिया गया है सर, 9 ही सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी का मान तुम्हें कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। लेंस का फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रख देते हैं आकर के फार्मूले में। यहाँ तक दिख रहा है सभी को, एक मिनट हम स्लाइड चेक कर लेते हैं। हाँ चल तो रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ से 1/f, तो 1/f की जगह पे 1/9 बराबर में 1/v, v की जगह पे माइनस का y रखना है, माइनस का 1/u, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 24 माइनस x। आगे सॉल्व करते हैं, बस अब सोल्यूशन ही है, बाकी सब हो गया तुम्हारे पास में। यहाँ से 1/9 बराबर में माइनस का 1/y,
ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 1/24 माइनस एक्स इतना हो जाएगा तुम्हारे पास में। इस 9 को उधर भेज दो, इस y को इधर भेज लाओ तो 1/y बराबर में माइनस का 1/9 प्लस का 1/24 माइनस एक्स। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, दोनों से देखो, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से देखो किस किस को बात समझ में आ रही। समीकरण 1 व 2 से देखो 1/y बराबर यहाँ भी लिखा, 1/y बराबर यहाँ भी लिखा, तो इधर के दोनों पक्ष आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस का 1/x बराबर माइनस का 1/9 प्लस का 1/24 माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब x वाला एक तरफ कर दो, संख्या एक तरफ तुम्हें कर देनी है, तो 1/9 ये इधर आएगा तो प्लस का 1/9 बराबर में 1/x और प्लस का 1/24 माइनस एक्स। ये कितनी किस किस को ये बात समझ में आ गई है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। 1/9 नीचे के हर बराबर हैं तो 9 बराबर हो जाएगा, तो ये 2/9 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लंबा था, ऐसी बात नहीं है। हर बराबर हैं तो ऊपर 2/9 हो जाएगा, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस एक्स प्लस में एक्स बटे में 24 माइनस एक्स, एक्स जाएगा तो एक्स 24 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स 24 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2/9 बराबर में प्लस का एक्स माइनस का एक्स खत्म होगा तो 24 बटे में इनकी गुणा करेंगे तो 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से इसको काट देंगे तो 12 पे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो 24x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 12 9 108 हो जाएगा। ये 108 इधर उठा के ले आना या इस सबको उधर उठा ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 108 बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ से आपको मान निकाल लेने हैं द्विघात समीकरण से कि 108 के कैसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 24 आना चाहिए। तो 18 6 24 होता है, 18 छंग कितना हो जाता है? 18 छंग 6 तो 48, 4 और 6 कम 6 4 10, ठीक है। तो 18 गुणे 6 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 6 एक्स प्लस 108 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 6x और प्लस का 108 बराबर 0। 2 में तुम्हें कॉमन ले लेना है तो x यहाँ से बनेगा x माइनस 18 माइनस का 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 18 बराबर में 0। दोनों में तुम्हें x माइनस 18 कॉमन मिलेगा और यहाँ से x माइनस 6 कॉमन मिलेगा बराबर में 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18,6, 18,6। अब देखो यहाँ पर जब तुम 24 यहाँ x माने थे तो x का मान जब 18 रखोगे तो 24 में से 18 घटा दोगे तो 6, तो ये दूसरा स्रोत जो होगा तुम्हारे पास में वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर पहले स्रोत से देखोगे तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही तुमसे पूछा था, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास में मैंने करा दिया है कि इस लेंस को हम कहाँ पर रखें कि जो उसका दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये मैंने पूरा आपको सॉल्व करा दिया। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे बात कर लेते हैं, तीसरे का गा पार्ट हो गया, तीसरे के घा वाले की बात करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, मज़ा आ जाएगा, लेकिन जिसने भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की है काम उसी का होगा, बाकी तो सभी लोग घंट हो जाओगे, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ये भी मत समझना जो तुमने क्लास में पढ़ा उससे बिल्कुल हट करके तुमको सिलेबस मिलेगा, ठीक है। हट करके क्या, जितना डीपली तुमने वहाँ पे अध्ययन ही नहीं किया है, अध्ययन ही नहीं कराया गया तुमको, जो चाहिए वो मसाला ही नहीं दिया गया, ऊपर ऊपर हर एक चीज़ पढ़ा दी गई तुम लोगों को, ठीक। अब देखो तीसरे के घा वाले में जो भी डाटा गिवन होगा वो आपको लिखना, ये भी एक न्यूमेरिकल है। तीसरे का घा वाला ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, जो 3 नंबर का नहीं 2 ही नंबर का न्यूमेरिकल दिया गया है। देखो कितना बढ़िया सवाल दिया गया है। कह रहा है कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है। आपको मान काहे का निकालना है? प्लांक नियतांक का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो जो डाटा गिवन है उसको लिखो। 800 एंगस्ट्रॉम तो लैम्डा 1 मान लेते हैं। 800 एंगस्ट्रॉम इसको कन्वर्ट करके लिखो 800 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, और अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 8 गुणे 10 की घात माइनस 8 मीटर, ये लिख सकते हैं।
ये लैम्डा 1 की वैल्यू है। लैम्डा 2 बराबर अगर हम देखें तो 700 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, तो 700 एंगस्ट्रॉम। अब सीधे हम इसको लिखेंगे 7 × 10⁻⁸ मीटर। अब ये मत पूछना कि सर माइनस कैसे आया, 2 पावर यहाँ प्लस में थी तो निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो EK1 का मान देख लो, तुमको दिया गया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और EK2 का मान दिया गया है, गतिज ऊर्जा का मान तुम्हें दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आगे चल के हम चेंज कर लेंगे, अभी यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आगे चल कर के चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कि EK2 का मान ये दिया गया है। अब तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी हमारे पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा होगा, यहाँ पर जब हम किसी उच्च आवृत्ति का फोटॉन डालते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो उसके कार्यफलन के बराबर होता है। ठीक है, और इसके आवृत्ति क्या होती है, hν। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कार्यफलन के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए प्रकाश विद्युत समीकरण में कि जो हमारे पास में Hc/λ, ये फार्मूला याद रखना है तुमको। Hc/λ इक्वल टू W प्लस E मैक्सिमम। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत समीकरण की तुमने वो पढ़ा फार्मूला EK, ये फार्मूला तुमको याद रखना है कि Hc/λ इक्वल टू W प्लस EK। जो कार्यफलन होता है वो Hc/λ माइनस में जो गतिज ऊर्जा होती है आपके पास में, ये प्रकाश विद्युत समीकरण का फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब जो जो मान तुम्हें दिए गए हैं इस फार्मूले में तुम्हें पुट करना है और पुट करके आपको समीकरण बना देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहली चीज़ यहाँ से समझो, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास में। देखो यहाँ से अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम 2 समीकरण बनेंगे, Hc क्योंकि λ1 हमारे पास में अलग है तो W कार्यफलन हमारे पास में वो ही है, लेकिन गतिज ऊर्जा चेंज है तो EK1 रखेंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानना है। दूसरे वाले में बनाना है Hc/λ2 बराबर में W कार्यफलन वही रहेगा, गतिज ऊर्जा चेंज होगी, EK2 कार्यफलन वही क्यों रहेगा, ये सभी लोग जानते होंगे जब प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ी होगी। कोई भी एक ही पृष्ठ लेते थे। ठीक है, तांबा सोना चांदी कोई भी पृष्ठ ले लें तो उसका कार्यफलन लगभग बराबर होता है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है आपको, समीकरण 2 - 1। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 वाली Hc/λ2 माइनस Hc/λ1 इक्वल टू W प्लस EK2 और माइनस में लिखेंगे आकर के W और माइनस में हो जाएगा EK1। ये इतना तो तुम लोगों को आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आता है तो बेकार हो सब लोग। ठीक, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से Hc कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 1/λ2 माइनस में 1/λ1 बराबर में यहाँ पर बचा EK2 और माइनस का EK1। ठीक है, आप जितने भी मान है वो रख देने। H का मान तुमको निकालना है तो H ऐसे लिखना है, C प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ 1/λ2। λ2 का मान आपको दिया गया है 7 × 10⁻⁸, 7 × 10⁻⁸ माइनस 1/λ1 का मान तुम्हें दिया गया है 8 × 10⁻⁸ बराबर में EK गतिज ऊर्जा तुमको दी गई है EK2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस EK1 तुमको दिया गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुमको निकाल लेना। अब इसको सॉल्व करो, H × 3 × 10⁸। अब यहाँ से देखो अगर हम कॉमन लें 10⁻⁸, 10⁻⁸ दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 10⁻⁸, 10⁻⁸ कॉमन ले लें बाहर तो 10⁻⁸ कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 1/7 माइनस 1/8 बराबर में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाओगे तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कितना बचेगा। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा क्या, 4 में से 0 1.8, 10 में से 8 चला गया 2, 3 में से 1 चला गया 2, तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच रहा है, मान रख देना 1.6 × 10⁻⁻19 ये रखना है तुम्हें। अब यहाँ से तुमको और सॉल्व करना है, H × 3 ×
10 की घात, देखो ये ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी तो सीधे हम लिखते हैं 16, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, 8 अक्कम 8 माइनस 7 अक्कम 7 बट्टे 8 सती 56 बराबर में 2.2 गुड़े 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19। ऐसे कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। तो ये हो गया h गुड़े 3 गुड़े 10 की घात 16 और गुड़े 8 में से 7 जाएगा, 1 बटेगा, बचे में 56 बचेगा, ये बचेगा 2.2 गुड़े 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19। अब तुम्हें पता है h का ही तो मान निकालना है, तो जो चीज़ गुड़े में लिखी है वो सारी कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। आगे देखो आकर के, तो h का मान तुम्हें निकालना है, तो h बराबर जो बटे में है वो तो गुड़े में आ जाएगा, मतलब 2.2 गुड़े 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19 गुड़े 56, और जो चीज़ गुड़े में थी 3 गुड़े 10 की घात 16, ये बटे में आ जाएगी 3 गुड़े 10 की घात 16। अब इसको सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है, इस वाले जो निकल के आ गया है, ठीक है। ये जो आ गया है इसको सभी को सॉल्व करना है, तो 197.12 ये लगभग आएगा, 197.12 गुड़े बचेगा 10 की घात माइनस 35, ये बटे में 3 बचेगा, 10 की घात माइनस 35 बचेगा, और यहाँ से हम और लिखे दे रहे हैं h का मान जो बचेगा 65.7 गुड़े 10 की घात माइनस 35, ये बचेगा आकर के। इसका मात्रक तुमको पता होगा जूल प्रति सेकंड होता है, ये मात्रक आपको लिख लेना है। ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा जो दिया गया था, ठीक। जहाँ पर किसी को दिक्कत हो दोबारा देख लेंगे, वैसे दिक्कत नहीं होगी, मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया है आपको आना चाहिए। मैं पूरा अनसॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना मैं कराता रहूँगा तुम्हें, ठीक। फिलहाल आपको पढ़ना तो दिल लगा करके मेहनत भी करनी है, खूब ज़्यादा, जितनी मेहनत करोगे उतने मज़ा आएगा तुम्हें। अब तीसरे के जितने भी सवाल थे आपके हो गए हैं। अब उसके बाद में सवाल आएगा आपका चौथा वाला कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को समझाइए कि क्या होता है। किस किस को नहीं आता है प्रकाश के तरंग का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है कि जहाँ पर अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता होती है उसी को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। किस किस को आता है कि दो प्रकाश तरंगें जब चलती हैं एक साथ में मिलती हैं, ठीक है, तो जहाँ पर वे मिलती हैं वहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम जहाँ पर वैल्यू होती है अधिकतम तीव्रता, और जहाँ पर न्यूनतम प्रकाश पहुँचता है उसे न्यूनतम बोलते हैं। यही हमारे पास में है प्रकाश व्यतिकरण का संबंध। तो अब खंड द स्टार्ट हो गया है, चौथे का वाला आपको कराना है कि प्रकाश व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो पहली चीज़ प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, ये आपको लिखना है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, ठीक है, हेडिंग लगानी है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तुम्हें पता होगा कि जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तथा अलग अलग बिंदुओं पर एकांतर क्रम में समय के साथ अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हम लिखे दे रहे हैं, पूरा आपको बता देंगे, समझा भी देंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं पर एकांतर क्रम में समय के साथ अधिकतम तथा न्यूनतम होती रहती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण बनता है, और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनता है। अब इसके लिए जो शर्तें पूछी गई थी, आगे कहा था कि व्यतिकरण की शर्तें लिखें क्या क्या होती हैं। तो अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, जो भी दोनों तरंगें हैं उनके एम्पलीट्यूड बराबर होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ जो फ्रीक्वेंसी होती है तथा जो वेवलेंथ होती है वो बराबर होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए अच्छे व्यतिकरण के लिए। यहाँ पे लिख लेना कि अच्छे व्यतिकरण के लिए
प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत ही पतले छिद्र होने चाहिए। तो ये था आपके पास में प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। चौथे का का वाला पार्ट हो गया। अब चौथे के खा वाले पार्ट पर आ जाएंगे आप सभी लोग। अब यहाँ पर देखो चौथे के खा वाले पार्ट में क्या है। उसमें भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। चौथे के खा वाले पार्ट में कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है, हम लगा देंगे। चौथे का खा वाला मैं लगभग जितना मेरे से हो सकेगा उतना कराऊंगा फिलहाल। अगर एक क्लास में नहीं हो पाता है तो हम दूसरी क्लास ले लेंगे आकर के, बट घबराएंगे नहीं। 5-6 क्वेश्चन तो कर ही डालेंगे आज हम। कह रहा है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली जो भी डाटा है पहले वो लिखा करो। तो लैम्डा बराबर तुमको दिया गया है 300 मीटर तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, 2.4 माइक्रोफैरड की धारिता वाला संधारित्र 2.4 माइक्रोफैरड दिया गया है। कन्वर्ट कर लेना इसको फैरड में, तो 2.4 × 10⁻⁻6 फैरड ये उसकी धारिता हो जाएगी। कह रहा है कि अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। अनुनादी परिपथ के लिए तुमको आवश्यक प्रेरकत्व का काम करना है। ठीक है, तो अनुनाद की कंडीशन जब तुम्हारे पास में होती है तो कौन बताएगा कि मान किसके बराबर हो जाता है जब अनुनाद की कंडीशन होती है। ये आपको कमेंट में हमको बताना है, कमेंट में लिख करके कि जब अनुनाद की कंडीशन होती है तो किसका मान किसके मान के बराबर हो जाता है। अब हम तुमको बताते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c/λ होती है कि f का मान c/λ, क्योंकि c जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है लैम्डा के। तो c जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहाँ से हम f का मान निकालते हैं तो c/λ निकल के आता है। ठीक है, वो चीज़ तुमको कमेंट में हमको बतानी है कि क्या होगा हमारे पास में। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो c का मान प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान हमको दे रखा है उसने 300। यहाँ से इसको काटेंगे तो 100 पे कटेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 10⁸ गुणे ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻2 होगी। तो f का मान 10⁸ में से 2 जाएगा तो 10�6 और हर्ट्ज़। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। अब अनुनाद की स्थिति के लिए तुमको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है अनुनाद की स्थिति के लिए। जो फ्रीक्वेंसी होती है f बराबर 1/2 पाई √LC, यही तो होता है अनुनाद के लिए तुम्हारे पास में। किस किस को आता है कि ये अनुनाद के लिए होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो, क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो इस f को इसके नीचे भेजो, यहाँ पे इसको भेजो। तो √LC = 1/2 पाई f ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करो इसका। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर बचेगा LC बराबर में 1/2 दूनी 4 पाई का स्क्वायर और f का स्क्वायर, ये एक ऊपर हो गया। यहाँ से मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ L का ही तो मान चाहिए। मुझसे L ही पूछा है कि प्रेरकत्व तो बताओ कितना होगा। तो 1/4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब सारे मान तुमको यहाँ पे रख देने हैं और फिर क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ से L का मान हम निकालते हैं। L बराबर 1/4 पाई का मान चाहे 22/7 रखो चाहे 3.14 रखो, 2 बार रखना है क्योंकि स्क्वायर लगा है। ठीक, f का भी मान तुम्हें 2 बार रखना है। तो 10�6 × 10�6 गुणे c दिया गया है, c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ये मान तुम्हारे पास में आ गया है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 4 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। कितने, 4 0 ऊपर बढ़ गए। तो L बराबर अब देखो 10⁻⁴ 1 2 3 4 ये हो गया, गुणे 1 2 10⁻12 है तो 10⁻12 ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये 10⁻- में 8 ऊपर चला जाएगा। नीचे जो बचता है तुम्हारे पास में 4 × 314 गुणे 314 और गुणे 3, ये नीचे बचता है तुम्हारे पास में। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो 12 8 20 हो जाएगा। 12 8 20 और 20 में से 4 जाएंगे तो 10⁻−16 बचेगा। 12 8 20 में से 4 चले गए, 16 बचा। और नीचे तुमको 4 गुणे 4 3 12 सीधे लिख लेते हैं, 4 3 12 गुणे 314 गुणे 314। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम सीधे आपका आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा, 1.06 गुणे 10⁻⁻8 और ये प्रेरकत्व निकालो, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है,
मात्रक क्या होता है इसका, हेनरी। ये कैलकुलेशन कर लेना, इतनी कैलकुलेशन मैंने करा दी है, आगे तुमको करना। अगर कैलकुलेशन भी नहीं, 15 तारीख से पेपर स्टार्ट है, कैलकुलेशन भी ना आएगी तो आएगा क्या तुम लोगों को, ठीक है। तो इतना मैंने आपको करा दिया है। अब ये चौथे का खा वाला आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब फिर है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। ये 3 नंबर में पूछा गया है। तो किरचॉफ का नियम किस किस को नहीं आता है ये बताओ। किरचॉफ के लॉज किस किस को नहीं आते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। किरचॉफ का नियम तो बहुत आसान है। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली समस्त धारा बीजगणितीय धाराओं का योग क्या होता है, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योगफल कितना होता है, 0 ही तो होता है हमारे पास में। तो ये है किरचॉफ का नियम। तो हम किरचॉफ के नियम आपको करा रहे हैं कि किरचॉफ के लॉ तुम्हारे पास में क्या होते हैं, ठीक। अब देखो हम बताते हैं, पहला नियम तुमको पता था, संधि का नियम होता है, ठीक। हम तुमको पूरा बता रहे हैं, यहाँ पे लिख लिख करके समझा रहे हैं, कैसे भी तुम लोग समझ जाओ। अनसॉल्व तैयार कर लोगे तो पूरे नंबर आएंगे 70 में से 70 अगर आपको 7 सेट आते हैं, ठीक। तो ये अब चौथे का खा हो गया था। अब चौथे का गा है। तुमसे पूछा है चौथे के गा वाले में कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, ठीक है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम आपको बताने हैं कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम तुम्हारे पास में क्या होता है, चाहे हम प्रथम नियम कहें चाहे संधि नियम कहें, पहला नियम जो होता है इसको आप बोलें चाहे प्रथम नियम, ठीक है, या आप इसे संधि का नियम कह सकते हैं, संधि का नियम, या आप इसे जंक्शन लॉ बोल सकते हैं। जंक्शन, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आकर के मिलती हैं उसी को तो जंक्शन बोला जाता है। जैसे बालामाऊ जंक्शन, तो बहुत सारी ट्रेनें जहाँ पर आकर के मिलती हैं उसी को जंक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारी धाराएं मिलती हैं आकर के उसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम। अब समझ लो, एक ये संधि तुम्हारे पास में है, यहाँ पर हम धाराएँ, कुछ जाएंगी धाराएं, कुछ आएंगी धाराएं, कुछ जाने वाली धाराएं, कुछ आने वाली धाराएं, जो भी हमारे पास में धाराएं होंगी वो तुमको ध्यान रखना है। I1 I2 I3, देखो ये बना लेते हैं हम, ज़्यादा जाने वाली, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इसको I4 मान लें, इसको I5 मान लें, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में फिगर बनाना है। इसमें लिखना क्या है कि किसी संधि पर, ये संधि, ये जंक्शन है, किसी संधि पर मिलने वाली, ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3, जो भी धाराएं हमारे पास में संधि पर आ रही हैं और संधि से दूर जा रही हैं, मतलब I4 प्लस I5, ये जो हमारे पास में होता है आकर के, मतलब समेशन ऑफ I इनकमिंग, ऐसे लिख लो, इनकमिंग बराबर समेशन ऑफ I आउट गोइंग, ठीक है। आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। तो समेशन ऑफ I इनकमिंग और माइनस समेशन ऑफ I आउट गोइंग, ये बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा आपके पास में। ये प्रथम नियम आपको याद रखना है कि किसी, हम बोले दे रहे हैं, लिखना कैसे है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक। ये पहला नियम है किरचॉफ का। और दूसरा नियम आपको याद रखना है, दूसरा नियम किरचॉफ का क्या होता है, कौन कमेंट करके बताएगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। किसी बंद लूप या पास में, कोई भी हमारे पास में बंद लूप या क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है, उस पर वोल्टताओं का जो भी बीजगणितीय योग होता है उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक। तो अब हम बनाएं दूसरा नियम, समझा दे तुमको यहीं पे, ठीक। दूसरे नियम का फिगर बना रहे हैं, उसको समझ लेना है तुम सभी को। ये था आपके पास में दूसरा नियम। पहला नियम आपको समझ में आ गया था कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, प्रथम नियम कहें या संधि का नियम कहें या जंक्शन लॉ कहें, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। दूसरे नियम की बात आती है तुम्हारे पास में, ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ध्यान रखना हमेशा, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। बंद परिपथ के लिए जो दूसरा किरचॉफ का नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होगा आपका,
ठीक है, ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ये बंद परिपथ मैंने एक बनाया है, 2 विद्युत वाहक बल यहाँ पर लगे हुए हैं, एक R1 प्रतिरोध, एक R2 प्रतिरोध। इसमें बहने वाली धारा जो है श्रेणी क्रम में है, तो समान धारा बहेगी हमारे पास में। तो यहाँ पर जितना भी विद्युत वाहक बल है वो उनमें प्रेरित धाराओं के क्या होता है, बराबर होता है। यही लिखा है मैंने कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह है आपके पास में किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम आपको लिखना है। 3 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन था। अब आ जाओ तीसरे के घ वाले पे। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। E बराबर ओमेगा जो भी L स्क्वायर दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो आपको समझना है। ठीक, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में चौथे का घ वाला क्या कह रहा है कि L लंबाई की एक तांबे की छड़, जो L लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने लंबाई मान रखी है वो L मान रखी है। ठीक है, इसको स्मॉल l मान लेना। ठीक है, ये स्मॉल l लंबाई की एक तांबे की छड़ है। B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से ठीक है एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर होगा। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तुमको एक समान विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की आपको एक छड़ रखनी है। अब जरा विचार करो, ये मान लो ये मार्कर है, ये L लंबाई का छड़ है, ये ऐसे इसमें V ओमेगा वेग से घूमेगा, ओमेगा वेग से ऐसे रोटेट करेगा। अगर हम इसको पूरे इसके एक छोटा सा अल्पांश पार्ट काट लेते हैं, यहाँ से छोटा सा एक पार्ट, ठीक है, तो छोटा वाला पार्ट ये बिल्कुल एक सरल रेखा में काम करेगा। छोटा वाला पार्ट देखो, टिल्ट करोगे छोटा छोटा तो एक सीधी सरल रेखा तुमको मिलेगी आकर के कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस सीधी समतल चादर के लिए तुम निकाल चुके हो पीछे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर BV प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BVL होगा आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अल्पांश है तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी लंबाई L थी, मैंने एक छोटा सा पार्ट dx काटा है जो ओमेगा कोणीय वेग से v वेग से यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आपको अल्पांश है तो ये वाला दिया गया है। यहाँ पे जो L लंबाई है वो dx मैंने अल्पांश मानी है, E सूक्ष्म है तो dE मान लिया, B चुंबकीय क्षेत्र है, v वेग से गति कर रहा है, dx इसकी लंबाई है। अच्छा, v बराबर हमारे पास में होता है ओमेगा इंटू में x। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 आपके पास में। समीकरण 1 में आप मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, ठीक है, ये v का मान आपको यहाँ रख देना है इस v की जगह पे। तो dE बराबर में आपके पास में आ जाएगा b और ये हो जाएगा ओमेगा x dx। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि कभी भी अगर हमको सूक्ष्म चीज़ पता और पूरे लंबाई के लिए निकालना होता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो पूरी छड़ में क्या लिखोगे, पूरी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको समाकलन करना होगा d, और समाकलन 0 से लेकर के L तक, क्योंकि 0 से लेकर के L लंबाई तक था हमारे पास में। कहाँ तक था, 0 से लेकर के L लंबाई तक। अब b ओमेगा x dx ये लिखेंगे आकर के। तो यहाँ से जब इसका समाकलन करोगे तो E आएगा, यहाँ से b ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर निकल के आ जाएगी, ये 0 से L, ये होगा x dx, इतना होगा आपके पास में। आगे आ जाओ, ये है E आपके पास में, ये b ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी। इसका जब आप समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे में कितना होगा, 2, और लिमिट है 0 से लेकर के L तक। तो E बराबर b ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L स्क्वायर बटे 2 माइनस लोअर लिमिट बटे 2। तो E बराबर b ओमेगा, ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, L स्क्वायर बटे में 2। और यही आपको सिद्ध करना था कि 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर होता है। इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, E बराबर हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, ये आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर
थ्योरी जो फिगर में बनाई जाती है वही लिख दी जाती है, ठीक। तो ये आपको थ्योरी यहाँ पर लिख देनी है कि कोणीय विस्थापन, ये कहीं और से नहीं आया था। ये कक्षा 11 में तुमने पढ़ा होगा कि कोणीय विस्थापन क्या होता है हमारे पास में। कक्षा 11 की कुछ चीज़ें होती हैं, कोणीय विस्थापन बटे जो समय होता है वही हमारे पास में कोणीय वेग होता है, और रेखीय वेग जो होता है वो रेखीय विस्थापन बटे में समय होता है। तो v बराबर 2πr बटे में t होता है, तो वहीं से हम ओमेगा का मान v का मान निकालते हैं, ओमेगा r, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ओमेगा बराबर, देखो समझो, ओमेगा बराबर होता है 2π बटे में t, ये कोणीय वेग होता है, कोणीय विस्थापन बटे में समय। और रेखीय वेग की हम बात करते हैं तो v बराबर रेखीय विस्थापन बटे में समय, रेखीय विस्थापन 2πr बटे में समय t होता है। अब ये ओमेगा बराबर 2π बटे टी है, ये v बराबर 2πr बटे टी है। तो देखो यहाँ से 2π बटे टी, यहाँ पर देखो 2π बटे टी लिखा है, तो v बराबर 2π टी की जगह पे हम ओमेगा लिख देते हैं, यहाँ r है। ये इतनी बात, ये वाली समीकरण तुम्हारी यहाँ से लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर r दूरी होती थी तो यहाँ पर x दूरी है, तो उसी दूरी को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, x दूरी लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो ये पूरी बात हो गई आपके पास में चौथे वाले खाकी पार्ट की, जो था हमारे पास में चौथे का घा वाला, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। क्या बात कही है उसने, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को आपको समझाना है और उसमें आपको समझा देना। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को पहले इरेज कर लेते हैं, तब तुमको समझाएं, फिर हम बोल देंगे, लिख लेना तुम सभी लोग, ठीक। समझा देते हैं थोड़ा सा तुमको कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, क्योंकि यही लास्ट इसमें का बचा है, चौथे का अंगा वाला। प्रकाश वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कह रहा है कि इसके नियम भी लिखना है आपको। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पहले समझो। तुम्हें पता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है कि ये किसी धातु है हमारे पास में, ठीक। ये कोई धातु है, अगर हम इस धातु पर कोई उच्च आवृत्ति का फोटॉन डालते हैं, क्या डालते हैं, उच्च आवृत्ति का कोई फोटॉन डालते हैं, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाते हैं। यही प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है, ठीक है। जब किसी धातु पर किसी उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। प्रकाश उत्सर्जित होने की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और ये फोटॉन डालते हैं तो फोटॉन तुम्हें पता है कि h न्यू होता है। क्या होता है, h न्यू। जब किसी उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर डाला जाता है तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यही घटना होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, ठीक। यही आपको लिखना था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है, ये नियम आपको समझाना था कि प्रकाश के प्रभाव द्वारा लिखना है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को जो ये प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उत्पन्न इसमें से जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम प्रकाश वैद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, नियम नंबर 1 याद करो, याद है कि नहीं, भूल गए सभी लोग। क्या है कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक। प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम आपको लिखना है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इतना आपको लिख लेना है। अब आ जाते हैं हम पांचवें, ये तो हो गए तुम्हारे पूरे पार्ट, ठीक है। अब 5 का पार्ट आता है तुम्हारे पास में, ठीक। तो 5 के पार्ट हम करते हैं। चलो 4 तक तुम्हारे पास में हो गए, 5 के पार्ट की बात कर लेते हैं।